नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो। दोस्तों, बीएसएनएल में दो तरह के कर्मचारी काम करते हैं। पहले तो वो जो डोट से ऑब्जर्व होके 2000 के टाइम पे बीएसएनएल में शामिल हुए थे, रूल 37 ए सीपीएस पेंशन रूल के तहत डोट ऑब्जर्व कर्मचारी, ठीक है, डोट से अवशोषित होने वाले कर्मचारी जो रिटायरमेंट के बाद डोट ऑब्जर्व पेंशनर बन गए। भारत सरकार की गारंटी थी कि जो डोट से अवशोषित होने वाले यानी कि डोट ऑब्जर्व कर्मचारी जो डोट को छोड़कर यहाँ पर बीएसएनएल में जा रहे हैं, जब तक बीएसएनएल कंपनी में वो कर्मचारी है उनकी सैलरी का जिम्मा बीएसएनएल का रहेगा। लेकिन जब वो रिटायरमेंट लेंगे तो उनकी पेंशन का पूरा जिम्मा डोट यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उठाएगी, जैसे कि केंद्रीय पेंशनर्स का होता है। तो डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स की गारंटी दी गई थी पेंशन की। और दूसरे कर्मचारी वो जो बीएसएनएल में डायरेक्ट रिक्रूट्स किए गए हैं, बीएसएनएल के लगभग 70 से 80% कर्मचारी, फिलहाल जो बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो डायरेक्ट बीएसएनएल में शामिल हुए हैं 2000 के टाइम पे, उन्होंने रिटायरमेंट ली तो वो बीएसएनएल के अपने निजी फंड से ईपीएस योजना के तहत यहाँ पर पेंशन प्राप्त करते हैं। बीएसएनएल के निजी फंड, उनको भारत सरकार की कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलता है। अब यहाँ पर दो तरह से पेंशनर हो गए, दो भागों में बढ़ रहे हैं पेंशन। अब दोस्तों जो सवाल है वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर पूछ, किसी का भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। यहाँ पर उन्होंने जो कमेंट की है वो कमेंट बताऊंगा, उसका मतलब बताऊंगा और उसके बाद हम वीडियो को शुरू करेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, ठीक है। अब नाम नहीं लेने का मतलब ये है दोस्तों, मेरे और भी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कमेंट करते हैं, कुछ गलत सलत कमेंट करते हैं, कुछ अच्छी कमेंट्स भी करते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, या फिर कुछ ऐसे सब्सक्राइबर जो अपनी राय रखते हैं। तो सभी के जवाब में एक साथ नहीं दे सकता, तो किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं डायरेक्ट उन सवालों के बारे में बताऊंगा, उन्होंने क्या लिखा है और उसका मतलब, और फिर हम उस पर अपनी ओपिनियन रखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की डेली अपडेट रोज देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे या फिर यूजफुल लगे तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी भाई या फिर पेंशनर्स मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएनएल डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स और डायरेक्ट रिक्रूट्स पेंशनर, ठीक है। तो इन दोनों का मामला आया है सामने। यहाँ पर जो बीएसएनएल डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स नाराज है, किससे? जो डायरेक्ट रिक्रूट्स पेंशनर्स है उनसे, या फिर बीएसएनएल कंपनी से, या फिर सरकार से। देखिए कमेंट में आपको पता चलेगा किससे नाराज है। देखिए दोस्तों, हम जानने वाले आज सबसे पहले पहला जो कमेंट है उसके बारे में बता दूं, जो उन्होंने अपनी भाषा में ये कमेंट लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, पागल तो हमारे शीर्ष नेता गण भी है, यानी कि लीडर्स, जो बीएसएनएल रिक्रूटियों को साथ लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर किए। हमें सेंट्रल पे कमीशन यानी कि 7 सीपीसी और 8 पे कमीशन मिलना चाहिए। बीएसएनएल के नफा नुकसान से हमें कोई भी लेना देना नहीं। ये पहला कमेंट था दोस्तों। इसका आसान सा मतलब बताने वाला हूँ। यूजर जो भी है, जो भी हम बात करें पेंशनर्स है, वो जो पेंशनर्स यूनियन है उनके सभी शीर्ष नेता हैं, जो भी पेंशनर्स जो यूनियंस को संभालते हैं उनसे नाराज है। उनका कहना है कि बीएसएनएल से अपने सीधी भर्ती कर्मचारियों यानी कि बीएसएनएल रिक्रूट्स का मामला अलग अलग है और हम पूर्व सरकारी कर्मचारियों का अलग। नेताओं को पेंशनर्स का केस 7वां वेतन आयोग 7 सीपीसी और केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज से अलग लड़ना चाहिए था, न कि बीएसएनएल कंपनी के वेतन पुनरीक्षण, पे रिवीजन या मुनाफे या फिर घाटे को जोड़कर। मतलब कहीं ना कहीं इस चीज से समझ में आ रहा है कि डोट ऑब्जर्व पेंशनर चाहते हैं कि उनका केस वो खुद लड़े, ना कि रिक्रूट्स बीच में आए या फिर रिक्रूट्स अपना हक
मांगे, क्योंकि उनका हक बीएसएनएल से जुड़ा हुआ है, बीएसएनएल के नफे नुकसान से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं रिक्रूट्स, पेंशनर्स, या फिर हम बात करें रोड ऑफ द पेंशनर्स, दोनों ने ये जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दी है, जिससे रोड ऑफ द पेंशनर्स नाराज थे रिक्रूट से या फिर बीएसएनएल यूनियन से। अब दोस्तों दूसरा कमेंट है यहाँ पर, जो कर्मचारी बीएसएनएल रिक्रूटी है केवल उन पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि सक्षमता शर्त है लागू होनी चाहिए। हम यानी कि ओपी डोट कर्मचारी शुद्ध रूप से कर्मचारी है, पेंशन शुद्ध रूप से केंद्रीय कर्मचारी है। पेंशन डिवीजन में कंपनी के हानि लाभ से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर दोनों कमेंट्स एक ही बात की ओर इशारा कर रही है कि जो डोट पेंशनर्स या फिर कर्मचारी है वो अपना गुट यानी कि अपना अपनी यूनियन एक अलग चाहते हैं, यानी कि सारे एक में आना चाहते हैं, और जो रिक्रूटरीज है जो कि बीएसएनएल में 70% से भी ज्यादा है उनको अलग करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं डोट ऑफ द पेंशनर्स की भाई साहब हम प्योर केंद्रीय कर्मचारी है और जो रिक्रूटी है उनको बाहर निकालो। केंद्रीय सिविल पेंशनर्स यानी कि केंद्रीय सातवें वेतन आयोग पर सिर्फ हमारा अधिकार, कुछ इस तरीके का मतलब बनता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर यूजर का तर्क ये है कि थर्ड पीआरसी यानी कि पे रिवीजन में जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज कंपनी मुनाफे में होगी तभी 15% या फिर फुल फिटमेंट मिलेगा, जो ये शर्त है लगी हुई है वो केवल नए बीएसएनएल कर्मचारियों पर लागू होनी चाहिए यानी कि रिक्रूटियों पर, क्योंकि एब्जॉर्ब पेंशनर्स की पेंशन भारत सरकार डो के खजाने से जाती है, इसलिए कंपनी घाटे में रहे या फिर फायदे में रहे सरकार को बिना किसी शर्त के पेंशन बढ़ानी चाहिए। ये मतलब है दूसरी कमेंट का। अब दोस्तों इस पर मेरा तर्क रखना चाहूंगा मैं, जो मैंने अध्ययन किया वो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल आता है क्या पेंशनरों का ये जो गुस्सा है ये जायज है या फिर नहीं। इसकी पूरी कानूनी सच्चाई देखने वाले देखिए, जो इन कमेंट्स में यहाँ पर पेंशनरों ने गुस्सा दिखाया है वो जायज है। जो दोस्तों कानूनी सच्चाई है वो 1 से 2 जुलाई के बीच में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूरी तरीके से बदल जाती है। कैसे देखें, कमेंट का दावा था हम शुद्ध केंद्रीय कर्मचारी थे या फिर पेंशनर्स है, ठीक है, और उन्हीं को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलना चाहिए, कुछ ऐसा कहा गया था। अब देखिए कानूनी हकीकत की अगर बात करें तो 1 अक्टूबर 2000 को डोट से बीएसएनएल में एब्जॉर्ब होते समय कर्मचारियों ने फॉर्म भरा था कि नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन बताना। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि परमानेंट एब्जॉर्ब के बाद कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवक नहीं रहे, मतलब केवल यहाँ पर केंद्रीय सिविल सेवक नहीं है वो, बल्कि आईडीए स्केल वाले पीएसयू कर्मचारी बन गए। इसलिए 7 सीपीसी का सीधा लागू होना, इसलिए सातवें वेतन आयोग यानी कि 7 सीपीसी सीधा लागू यहाँ पर नहीं हो सकता। अब रूल 37 ए की अगर बात रही, देखिए दोस्तों जहां तक बात करें रूल 37 ए की लिमिट यानी कि सीमा, कमेंट का दावा यह है कि रूल 37 ए के तहत सरकार पेंशन देती है तो 7 सीपीसी मिलना चाहिए। अब दोस्तों कानूनी हकीकत की बात कर रहा हूं, कोर्ट ने साफ किया है कि रूल 37 ए सरकार को केवल रिटायरमेंट के समय पेंशन की सुरक्षा यानी कि फॉर्मूला देने की गारंटी देता है। भविष्य में पेंशन डिवीजन यानी कि 7 सीपीसी सीडीए से नहीं बल्कि बीएसएनएल कर्मचारियों के थर्ड पीआरसी आईडीए के आधार पर होगा। यहाँ पर स्पष्ट है, यहाँ पर जो सुरक्षा पेंशन की सुरक्षा की गारंटी के फ्यूचर नहीं, जब आपकी पेंशन रिवाइज होगी उस टाइम की गारंटी लेता है रूल 37 के कानून और नियम के हिसाब से। अब दोस्तों यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज और बीएसएनएल के घाटे की अगर बात करूं, जहां तक जो यहाँ पर बीएसएनएल मैनेजमेंट या फिर सरकार ने रुकावट लगा के रखी है, देखिए कमेंट का दावा यह है कि हमें बीएसएनएल के नफा नुकसान से मतलब नहीं है, ठीक है। कानूनी हकीकत की अगर बात करूं दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद जब तक बीएसएनएल के कार्यरत कर्मचारी यानी कि जो वर्किंग कर्मचारी है उनका पे रिवीजन थर्ड पीआरसी लागू नहीं होता, तब तक पेंशनरों का पेंशन रिवीजन भी नहीं हो सकता।
और बीएसएनएल के थर्ड टीआरसी में सबसे बड़ी रुकावट यही अफोर्डेबिलिटी क्लॉज यानी कि कंपनी के घाटे की जो शर्त वही बनी हुई थी अब तक। यानी कि दोस्तों उनको कानूनी हकीकत याद दिलाया गया है सभी टोटल पेंशनर्स को कि नियम के हिसाब से आप बीएसएनएल के सीडीए, आप बीएसएनएल के आईडीए पे स्केल पर यानी कि आईडीए पैटर्न पर आते हो, ना कि सीडीए पैटर्न। तो कहीं ना कहीं थर्ड पे रिवीजन के आधार पर आप जुड़े हुए हो और आप जो बोल रहे हो कि हमें बीएसएनएल के नफे नुकसान से मतलब नहीं है, कानूनन यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये सिद्ध होता है कि आप नफे नुकसान से जुड़े हुए हो। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे पेंशनर्स हो सकता है इस वीडियो के जाने के बाद मुझे गलत सलत कमेंट करें कि आप तो भाई साहब सरकार का साथ दे रहे हो है ना। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मैं कोई सरकार का साथ नहीं दे रहा हूं, सिर्फ नियम बता रहा हूं जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं। और उस नियम, जो ये नियम है, इनको तोड़ने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में आपके रूल 37A द्वारा जो पेंशन सुरक्षित है उस दावे को सिद्ध करना होगा, तभी ये नियम टूटेंगे। दोस्तों आज की वर्तमान स्थिति और आगे के रास्ते की अगर बात करें, दिल्ली हाईकोर्ट ने सितंबर 2026 के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें 7CPC के हिसाब से पेंशन रिवीजन का निर्देश दिया गया था। केट ने सभी पेंशनर्स के मन में उम्मीद जगाई थी कि 7वां वेतन आयोग उनको मिलेगा, इन फ्यूचर 8वां वेतन आयोग के भी वो हकदार है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने केट के उस फैसले को रद्द कर दिया। अब मामला टिक जाता है सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी पर कि सुप्रीम कोर्ट केट का साथ देगी जिसने बीएसएनएल पेंशनर्स के हक में फैसला सुनाया था, या फिर दिल्ली हाईकोर्ट का साथ देगी जिन्होंने सरकार का पक्ष लिया। दिल्ली हाईकोर्ट देखिए वर्तमान स्थिति और आगे अब कानूनी रास्ता ये तय हुआ है दोस्तों कि बीएसएनएल पेंशन रिवीजन का रास्ता 7CPC से नहीं बल्कि थर्ड टीआरसी के जरिए ही निकलेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला वैसे बाकी है, इसलिए अब पेंशनर्स यूनियनों का मुख्य फोकस डोट और बीएसएनएल बोर्ड पर ये दबाव बनाने का है कि कार्यरत कर्मचारियों के थर्ड टीआरसी का जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट या फिर डोट से मंजूरी दिलाकर लागू करवाया जाए ताकि पेंशनरों का पेंशन रिवीजन अपने आप खुल जाए। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो कानूनन ये सिद्ध हो चुका है कि आप जो कि डोट ऑफ द पेंशनर्स हैं, आप भी आईडीए पे चल रहा हो और आपका कोई भी अधिकार नहीं बनता 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन रिवाइज करने का। और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट अगर कह दे कि आप 7वें वेतन आयोग के तहत अपना पेंशन रिवाइज कर सकते हो तो कोई भी और दूसरा कोर्ट उसकी बात को नकार नहीं सकता। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो था, इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। See you soon.